नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं जियोग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त आरओ यारो का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय, इसका लाभ उठाइए। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे मान लीजिए यूपीएसआई का जो तैयारी करने वाले भी हैं, बहुत ही जल्द उनके लिए भी कोर्स आने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। हर वीडियो का हर पीडीएफ होगा। आप लोग चाहेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। फिलहाल आज की बात करें तो आज का पहला सवाल है आप सभी के सामने। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अब ध्यान सुनना, सूर्य ग्रहण को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी कि द न्यू मून डे या यानी कि अमावस्या को ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा साफ नहीं आप सभी को दिख रहा होगा, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। अगला सवाल है, भूपल्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व। क्या लिखा है सवाल? देखो, इस सवाल पे ऐसे ध्यान दिया करो, हर शब्द पे ध्यान दो, तभी सवाल हो पाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया? भूपल्टी में बहुतायत मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है, पाया जाने वाला रासायनिक तत्व। यहां ये चीज ध्यान देना, रासायनिक तत्व पूछा गया। ठीक, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है, फिर उसके बाद में सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर थोड़ा सा बचता है लगभग 1.5%, उसमें और सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है सवाल में? बहुतायत मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा में होगा ऑक्सीजन। वैसे उत्तर की बात करें तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया है तो वो होगा ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से थोड़ा कम की बात किया जाए तो नंबर 2 पे होगा सिलिकॉन, और नंबर 3 पे होगा एल्युमिनियम, नंबर 4 पे होगा लोहा। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहां पर है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो इसके उत्तर की बात करें, सही उत्तर होगा डी, यानी कि शनि का। यानी कि अब ध्यान देना, क्या है कि शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 84 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी 84 उपग्रह में से सबसे बड़ा ये उपग्रह है। इसका अगर इसके व्यास की बात करें तो लगभग 5150 किलोमीटर है। शनि का दूसरा उपग्रह जो है, दूसरा बड़ा उपग्रह जो है वो है, उसका नाम है रिया है, जिसका व्यास लगभग 1530 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम पड़ा। अगर और भी शनि के कुछ और भी उपग्रह हैं जान लो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया, जैसे कि टाइटन और रिया। लेकिन और भी थोड़ा जान लो, जैसे कि और है इयोपेटस, डियोन, टेथिस, एनसिलेडस, मिमास, एटलस, लापेटस, इंक्लेडस, फोइबे और हेलन, ये सभी भी उपग्रह हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि क्या पूछा गया था? सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह। तो क्या था? तो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर उससे छोटा यानी नंबर 2 पे कौन आता है? तो उसका नाम है रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है या नहीं पूछा गया है। सही उत्तर होगा डी, यानी कि 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। ठीक है। बृहद वृत्त मतलब होता है ग्रेट सर्किल। तो बृहद वृत्त जो है वह रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतर के साथ विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पूछा गया है कि प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइजर से। तो ध्यान देना कि प्रधान देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी माफ करिए रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है।
शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय स्थित रेखा, इंग्लिश में कहे तो इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें कि अप्रधान यमोत्तर से कौन कौन सा देश या कौन कौन सा क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो ये जान लो, कभी भी आपको पूछा जा सकता है आने वाले सवालों में। तो उसमें है यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया कि कौन सा नहीं गुजरता, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, और इस प्रश्न में सवाल क्या पूछा गया कि नहीं गुजरता, तो जब ये ऐसे सवाल आ जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नाइजर से। इसका मतलब इन तीनों क्षेत्रों से, इन तीनों देश से प्रधान यमोत्तर लाइन जो है गुजरता है, जैसे कि अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन, और भी मैंने देश के नाम बताए, वो सब भी आप लोग याद कर लो। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसके उत्तर की बात करें, सही उत्तर होगा बी, यानी कि इंडोनेशिया में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो है कराकाटोवा जो है इंडोनेशिया में स्थित है, और ये 1883 में कराकाटोवा का ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीषण विस्फोट था, ठीक है। कब हुआ था? 1883 में। अब आपको ये बताना है कि 1885 में किस चीज़ की स्थापना हुई थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में, ये ध्यान देना, गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया, ठीक है। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई। दूसरा है, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। अब इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ पॉइंट नंबर एक ही सही है, ठीक है। तो यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है, और यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। कहाँ का है? तो यहाँ पर क्या लिखा गया? पेरू। तो है तो दक्षिणी अमेरिका का ही, लेकिन पेरू का ना होकर ये इक्वाडोर का हिस्सा है, ना कि पेरू। अगर यहाँ पर पेरू की जगह इक्वाडोर होता तो ये दोनों पॉइंट सही हो जाता। अब आगे बात करेंगे इसमें कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट में है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, और पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब इसके उत्तर की बात करें तो फिलहाल इसका उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। यानी कि अगर इसमें बात करें तो इंडोनेशिया के संदर्भ में पॉइंट नंबर 1 सही है। इसका मतलब इसमें लगभग 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में तकरीबन 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैंने बोला है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में तकरीबन 17,000 से भी अधिक छोटे और बड़े द्वीप शामिल हैं, ठीक है। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है तथा यहाँ काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 है, और ये 2012 के समय पर लगभग 127 हुआ करता था, लेकिन इस वक्त 130 सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा सिर्फ ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि 150 नहीं, 127 सक्रिय ज्वालामुखी है, ना कि 150। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15,000 से अधिक। अब 15,000 से अधिक का मतलब हुआ कि वो 16,000 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।